हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल निकोल बट क्लासेस। केमिस्ट्री 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 से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं या फिर केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। आप या फिर 10th में हो, 9th क्लास में हो, 8th में हो या फिर 11th 12th के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी केमिस्ट्री का लेवल बिल्कुल ही जीरो या फिर लो लेवल के ऊपर है। तो आज की इस वीडियो के बाद आपका केमिस्ट्री का लेवल बहुत ही ब्रिलियंट लेवल का हो जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो सबसे बेसिक लेवल की अगर बात करें तो आपको सबसे पहले एटम का पता होना चाहिए। एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, या फिर अपन ऐसी बात करें दुनिया की सबसे छोटी छोटी चीज होगी ना, मतलब नॉन लिविंग चीज होनी चाहिए, निर्जीव वस्तु होनी चाहिए। अगर उस निर्जीव वस्तु के अंदर सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा, सपोज दैट आई हैव एन मार्कर, ये मेरा मार्कर को मैंने ब्रेक किया, तोड़ने के बाद इसके दो टुकड़े हो चुके हैं। इसके बाद इसको रखने के बाद और मैं इसका ब्रेक करता हूँ, तोड़ता जाता हूँ, लास्ट इन द लास्ट पॉइंट ऐसा एक इसका पॉइंट आएगा, ऐसा एक इसका टुकड़ा आएगा जिसका और डिवाइड नहीं होगा और टूटेगा नहीं है। मतलब ऐसा लास्ट पॉइंट आ जाएगा जिसका और डिवाइडेड होना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो वो वाला जो टुकड़ा होगा वो एटम कहलाएगा। अगर अपन बात करें परमाणु की, परमाणु का मतलब होता है दुनिया की सबसे छोटी से छोटी इकाई, जिसको अपन आंखों से नहीं देख सकते या फिर उसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, उसको अपन परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, एटम के अंदर लोगों ने क्या कर लिया, साइंटिस्ट लोगों ने उसके एटम के भी 3 पार्ट्स कर लिए। फर्स्ट पार्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब एटम जो था, परमाणु सबसे छोटे छोटा पार्ट था, उसके और अधिक टुकड़े नहीं होते थे, फिर भी उसके 3 पार्ट कर दिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन को बता दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों पार्ट कर दिए। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा नेगेटिव चार्ज के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज में रहता है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं हमेशा न्यूट्रलाइज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, उनका ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। सारी मेहनत अगर एटम के अंदर की बात करें, सारी मेहनत एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। और प्रोटॉन जो होते हैं, प्लस होते हैं, वो बिल्कुल आराम करते हैं। न्यूट्रॉन की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, न्यूट्रॉन तो मतलब न्यूट्रलाइज होता है, उसका कोई इतना रोल भी नहीं है। अगर आपको केमिस्ट्री पूरे लेवल से सीखनी है तो पूरी एक स्टोरी बना के सीखो, बहुत ही जीरो लेवल से सीखने पर बहुत ही ज्यादा काम आएगी केमिस्ट्री के अंदर। अगर अपन 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास बहुत सारे बच्चे आके मेरे से डाउट बताते, सर कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसी रिएक्शन समझ नहीं आती है। समझ आएगी कहां से? बिकॉज उनको पता ही नहीं एटम क्या है। अगर एटम पता है तो उनको पता ही नहीं कंपाउंड क्या है। कंपाउंड के अंदर से अपन बात करें, सर हमारे पास सर ने H2 ले लिया, H2O के अंदर H2 होता है, 2 कहां से आ गया? H2SO4 के अंदर 2 कहां से आ गया? HCl है, HCl के अंदर H आ गया, या Cl पीछे कैसे आया? और अगर अपन ऐसी बात करें, H2SO4 हो गया, H2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, सल्फेट हो गया, SO4 हो गया, SO4 के अंदर 4 कहां से आया? ऐसे ऐसे बच्चे डाउट आते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं है वैलेंसी क्या होती है, उनको ये भी नहीं पता एटॉमिक डायग्राम क्या होता है। तो आज अपन सीखेंगे एटम तो मैंने बता दिया, एटॉमिक डायग्राम सीखेंगे। एटॉमिक डायग्राम के बाद अपन सीखेंगे उनकी वैलेंसी निकालना। बच्चों को तो यही नहीं पता कि इनकी वैलेंसी प्लस माइनस होती है। आपके स्कूल के अंदर टीचर्स आते हैं, आपको बताते हैं कि बच्चों ये वैलेंसी याद कर लो, याद नहीं करनी होती है वैलेंसी निकालते कैसे, आज अपन वो सीखेंगे। अब हम एक टॉपिक ले लेते हैं, पैरियोडिक टेबल समझते हैं। पैरियोडिक टेबल आपको अगर 8th में, 9th में और 10th क्लास या फिर 11th 12th पर आप बेसिक सीखने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले पूरी पैरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 30 तक तो कंपलसरी आपको याद होनी चाहिए। ये सारे एलिमेंट्स है ना, 118 तक तो डिफाइन हो चुके हैं, उसके आगे मे विल बी इन फ्यूचर, आगे और भी ज्यादा डिफाइन हो सकते हैं। अपने को तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से लेकर निकल, कोबाल्ट, जिंक तक तो अपने को बहुत बेटर तरीके से याद होना चाहिए। और आपको याद भी इस तरीके से करने, अगर आप फर्स्ट टाइम पैरियोडिक टेबल याद कर रहे हो, आवर्त सारणी याद कर रहे हो, तत्व सारणी याद कर रहे हो, जिसके अंदर सारे एलिमेंट के नाम लिखे हुए 1 से लेकर 30 तक है, अगर वो आप अच्छे से याद कर रहे हो तो उसको नंबर वाइज याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नंबर नहीं होते, वो उनके एटम नंबर होते हैं। जैसे कि 1 नंबर का हाइड्रोजन है तो वो नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर ही 1 है। डायग्राम बनाएंगे ना, जब इनके एटम के डायग्राम अभी बनाना सीखेंगे तब वो बहुत ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 8 नंबर की बात करो, 8 नंबर के ऊपर ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसलिए अपने को 8 नंबर पे ऑक्सीजन आती है, ये भी याद करना पड़ेगा। 20 नंबर पे कैल्शियम आती है, ये भी अपने को याद रखना पड़ेगा। इसको लाइन वाइज याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं एटम की डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अपन एक भी एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी तत्व लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं 8 नंबर के ऊपर ऑक्सीजन लेते हैं, तो सबसे पहले अपन ऑक्सीजन की परमाणु संरचना बनाने सीखते हैं, मतलब एटॉमिक डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। जैसे मैंने बोले तत्व सारणी मैंने याद कर लिया, तत्व सारणी के अंदर 8 नंबर पर 8वें नंबर के ऊपर ऑक्सीजन आती है, तो अपन ऑक्सीजन की परमाणु संरचना बनाने ऑफ ऑक्सीजन जो होती है ना बच्चों, 8 नंबर पे आती है, 8 नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब पैरियोडिक टेबल के अंदर, एलिमेंट्री टेबल के अंदर ऑक्सीजन जो आती है 8 नंबर पे आती है। इसका मतलब मैंने तुमको बच्चों बताया था, एक एटम होता है, जैसे ऑक्सीजन एक एटम है, ये मेरा एक एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। तो सर इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो E, प्रोटॉन जो होता है P और न्यूट्रॉन जो होता है N। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज में रहता है
प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज में रहता है और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रलाइज होते हैं, उदासीन होते हैं, इनका कोई मतलब और प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने तुमको बताया था इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा लेबराइज होते हैं, बहुत ज्यादा लेबर करता है। प्रोटॉन हमेशा आराम करता है। सबसे पहले अपन सीख रहे हैं एटॉमिक डायग्राम। एटम का डायग्राम कैसे बनाया जाता है, परमाणु संरचना कैसे बनाई जाती है वो सीख रहे हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर अगर एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब बच्चों पता है क्या हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। ये ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। ये इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान देना है। पीरियड टेबल लाइन वाइज नंबर वाइज याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द रीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 के 8 ही इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन भी कितने होंगे बच्चों, 8 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। इसीलिए इसको लाइन वाइज याद करना, नंबर वाइज याद करना जरूरी है। अब इसका अपन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने के सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहीं सेंटर में फिट कर देना है। कोई भी अपन चीज बनाते हैं उसकी डायग्राम होनी चाहिए। ये अपन बना रहे ऑक्सीजन की परमाणु संरचना, एटॉमिक नंबर। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के लिए सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैंने सेंटर के अंदर फिल कर दिए, सेंटर के अंदर मैंने भर दिया है। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे मतलब ऑक्सीजन 8 नंबर पे आती है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन है। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन तो अभी बाकी है। मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी थे ना ऑक्सीजन के सारे मैंने सेंटर के अंदर फिल कर दिए। ये मेरी डायग्राम बन रही है, किसकी बन रही है, ऑक्सीजन की बन रही है, परमाणु की संरचना बन रही है। आगे देखो बच्चों, अब बनाना क्या पड़ता है, कभी भी इनकी डायग्राम बनाओ ना तो ये हमेशा रूम के अंदर बनती है, कक्षों में बनती, कमरों के अंदर बनती है। तो भाई ऑक्सीजन की बना रहे हैं, इसके लिए पहला कमरा बनाना जरूरी है, ये इसका पहला कमरा। और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हिंदी मीडियम वालों के तो रूल है अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत, और इंग्लिश वाले कहते हैं ऑक्टेट। मतलब ऑक्टेट का मतलब भी क्या, 8 है। अष्टक का मतलब भी क्या बच्चों, 8 है। मतलब हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी तत्व हो, वो हर एलिमेंट या फिर हर एटम ये चाहता मेरा हमेशा अष्टक पूर्ण रहे, ऑक्टेट कंप्लीट रहे। अब तुम कहोगे सर ऑक्टेट क्या है, अष्टक क्या है ना। अभी रुको, थोड़ी देर के अंदर समझ आने वाला होता क्या है ये। ठीक है, अब जैसे बच्चों देखो 8 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, कितने हैं, ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और मैंने बताया इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मेहनती होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो ये हमेशा है ना क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, बाहर मेहनत करते रहते हैं। जैसे मैंने ये बताया फर्स्ट रूम है, ये मेरा क्या है, फर्स्ट रूम है। अब एक बहुत अच्छा रूल है, इसको एकदम ध्यान से समझो। कभी भी आप किसी भी की एलिमेंट की डायग्राम बनाओगे, एलिमेंट की डायग्राम बनाने के लिए उसके रूम्स होते हैं, और पहला जो रूम होता है, कोई भी एलिमेंट होगा, हर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट रूम के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये रूल होता है। देखो बच्चों, फर्स्ट रूम के अंदर अपने को इलेक्ट्रॉन्स भरने, उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। अपने को पता नहीं ना फर्स्ट रूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अपन ऐसे तो मन से नहीं भर सकते इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 8 है, तो एक फॉर्मूला है 2n²। 2n² हमको बताया था पहले रूम के अंदर अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कितने बंदों की जगह है, सेकंड रूम के अंदर कितने बंदों की जगह है, ये अपने को एक फॉर्मूला बताएगा। अपन कहेंगे सर हमारा फर्स्ट रूम है, ये कौन सा रूम है, फर्स्ट रूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये रफ कॉपी का काम है सारे ना। फॉर्मूला क्या है 2n²। अगर फर्स्ट रूम के अंदर अपने को पता करना ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 का 2, n की वैल्यू अपनी 1 और इसका क्या है स्क्वायर। अगर 2n इसका स्क्वायर करते हैं, 2 की 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, मतलब पहले रूम के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इतना आपको दिमाग नहीं लगाना, अगर आप मेरी बात समझो तो आप इतना याद करो, अगर मेरा फर्स्ट रूम होगा ना, फर्स्ट रूम के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ। इज दैट क्लियर। सेकंड रूम होगा ना, तो बच्चों सेकंड रूम के अंदर अपन ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और थर्ड रूम के अंदर भी आप अभी के लिए बस इतना सा याद रखो, थर्ड रूम के अंदर भी हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, थर्ड रूम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, ये फॉर्मूला अपने को 18 निकाल के भी देगा। ठीक है, और 8 फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इतना सा याद रखना है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ के चलो, मैं 8 क्यों बता रहा हूँ, 18 क्यों आ रहा है, इसका रीजन आगे बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से रीजन दूंगा। पहले बस आपको अगर डायग्राम बनाने जा रहे हो 8 9 10 के लेवल तक हो आप, बस इतना समझो, पहले रूम के अंदर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, सेकंड रूम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, और थर्ड रूम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही भर सकता हूं मैं। इज दैट क्लियर। 18 आते हैं, इसके अलग अलग फॉर्मुलेस भी होते हैं, आपको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, पहले बात इतना सा समझ लो। अब मैंने हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने बच्चों, ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट रूम के अंदर अपन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना बच्चों। एक हाँ, कभी भी इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, इलेक्ट्रॉन का हमेशा चार्ज कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन का हमेशा चार्ज ई रहता है, या फिर क्रॉस लगा सकते हो, या फिर माइनस की साइन लगा सकते हो, या फिर ओनली डॉट करके छोड़ सकते हो, है। तो मेरे को तो सबसे अच्छा ई लगाना लगता है, तो मैं जब भी इलेक्ट्रॉन भरता हूँ ई, ये वाला साइन यूज करता हूँ। मतलब मेरे फर्स्ट रूम के अंदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ ना, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई मैंने 8 में से 2 बंदे या 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बिठा दी, है ना बच्चों। तुम कहोगे सर ये देखो इतनी खाली जगह पड़ी है, अरे खाली जगह पड़ी है, लेकिन फर्स्ट रूम के अंदर अपन सिर्फ
दो इलेक्ट्रॉन भर सकते, दो जनों की जगह दो जने ही घुसाओगे, ज्यादा जने नहीं घुसा सकते अपन, ठीक है, ये केमिस्ट्री का रूल है। सेकंड, और बच्चों मेरी बात सुनो, अगर 8 इलेक्ट्रॉन थे अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन अपन भर चुके हैं, तो अपने पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 बच गए ना। तो 6 के लिए मेरे को एक और रूम भी तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो 6 के लिए अपन क्या करते हैं, एक और रूम बनाते हैं। ये मैंने एक सेकंड रूम बनाया, इसका नाम क्या है, मेरा सेकंड रूम है। बच्चों एक चीज और भी याद रखनी तुमको, जैसे कि इनको हिंदी के अंदर कक्ष बोलते हैं, और कक्ष कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग उसकी के से स्टार्ट होती है। तो ये इसका क्या है, पहला कक्ष है, पहला रूम है, पहला रूम है ना, पहले रूम को अपन हमेशा के बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, के। और के के अंदर आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे, तो यहाँ पे लिखो 2 इलेक्ट्रॉन। और सेकंड रूम आपका कौन सा है, के बाद क्या आता है एबीसीडी में, एल आता है, एल। एल के अंदर आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो बताने हैं। अपन भर कितने सकते हैं बच्चों, भर तो 8 सकते हैं, लेकिन अपने पास है कितने भाई, 8 थे, 2 इसको दे दिया, बच्चे कितने 6। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा मैंने यहाँ पे भरा, तीसरा यहाँ पे भरा, चौथा यहाँ पे फिल किया, पांचवा अगर यहाँ पे तो छठा यहाँ पे। आप बैलेंस बना के चलोगे, ऐसे नहीं ऐसे मन टू मन भर लो, अपने दिमाग के हिसाब से नहीं बनना है, बैलेंस करके बनना। पहला यहाँ है तो दूसरा बैलेंस के लिए यहाँ, थर्ड यहाँ है तो फोर्थ यहाँ पे बैलेंस के लिए, फिफ्थ यहाँ है तो सिक्स्थ यहाँ पे, पूरा बैलेंस बना के। और अपन एल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरे। बच्चों दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग में सोचो, सेकंड वाले जो इसका रूम था ना, ये वाला, इस रूम के अंदर ज्यादा ज्यादा आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सेकंड रूम के अंदर, लेकिन आपके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही तो बचे थे। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो इसको दिए, फिर 6 ही तो बचे। तो आपको वहां यहाँ पे लिखना है। आप जब भी बोर्ड के अंदर ये एग्जाम करके, एग्जाम के अंदर बोर्ड के अंदर जब ये क्वेश्चन करके आओगे, तब एग्जामिनर जो होगा वो कॉपी के अंदर ये चेक करें, के के अंदर आपने कितने भरे, एल के अंदर आपने कितने भरे, 6 और 2, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। और 8 नंबर पे क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। और वो देखेगा हाँ भाई ये परमाणु संरचना बनानी थी, उस बंदे ने ऑक्सीजन की बनाई है, उस बंदे ने ऑक्सीजन की बनाई है। और ऑक्सीजन के बाहर वाले रूम के अंदर 6, मतलब फर्स्ट रूम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड रूम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस प्रकार से अपनी ये बन जाती है एटम डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की क्या बन गई बच्चों, परमाणु संरचना बन गई। अपन एक और एग्जांपल करते हैं, मैग्नीशियम का एग्जांपल करते हैं। अब एलिमेंट्रिक टेबल के अंदर, पेरियोडिक टेबल के अंदर मैग्नीशियम आती है 12 नंबर के, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ द मैग्नीशियम 12 है, और 12 नंबर पे बच्चों क्या आती है, मैग्नीशियम आती है। और मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम अगर 12 नंबर पे आती है, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। प्रोटॉन भी इसके अंदर कितने होंगे, 12 होंगे। इज दैट क्लियर। इसकी अगर एटॉमिक डायग्राम, परमाणु की संरचना बना रहे, तो अब सेंटर के अंदर अपन ने भर दिए क्या, सारे सारे प्रोटॉन बन लिए। अब बच गए कितने, इलेक्ट्रॉन बच गए, कितने बच गए, 12। अपना जब बच्चों फर्स्ट रूम होता है, फर्स्ट रूम के अंदर ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। सेकेंड रूम के अंदर ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। और थर्ड रूम के अंदर 8 भी आते हैं और 18 भी आते हैं, वो उसका अलग से बेसिक है, वो थोड़ी देर में क्लियर करते हैं अपन। अपन कितने भरेंगे बच्चों, 8 बना के चल जाएंगे। इज दैट क्लियर। फर्स्ट रूम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सेकंड के अंदर 8 भर सकते हैं, और थर्ड के अंदर भी आपको बस इतना याद रखना 8 भर सकते हैं। 18 भी होता है, बट आपको इतना सा याद है, थर्ड रूम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं। ठीक है, अपने पास तो 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। और बच्चों तुमको ये भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है किसका, प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल होता है जीरो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपने पास प्रोटॉन कितने, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 12 है। पहले रूम के अंदर आप कितने बच्चों इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, सर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। और बच्चों मैंने पहले रूम का नाम क्या बताया तुमको, के, और के के अंदर आपने कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। क्लियर। अब एक और रूम बनाते हैं, ये सेकंड रूम। सेकंड रूम बनाने की जरूरत है ना, बिकॉज मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, पहले रूम में 2 आते हैं, 2 भर दिए, अब बच गए 10। तो सेकंड रूम के अंदर अपन ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अपने पास है 12 है, 2 भर दिए, बचे कितने हैं, 10 बचे। तो भाई 8 तो इसको आराम से दे सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा सामने यहाँ पे, बैलेंस बना के चलना है ना बच्चों। थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ अगर यहाँ भरेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 8 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब देखो बच्चों, इस रूम का नाम क्या था अपना, एल। एल के अंदर अपन ने कितने भरे, 8 भरे। एग्जामिनर जो होगा ना वो यहाँ से चेक कर लेगा। इज दैट क्लियर। 2 इधर है, 8 इधर है, 10 हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 और बच रहे, क्योंकि 12 है ना इसके पास, तो एक और रूम बनाने पड़ेगी। ये अपना क्या बन गया, थर्ड रूम। थर्ड रूम के अंदर ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 आते हैं। और अपने पास कितने बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। पहले में 2 भरे, दूसरे में 8 भरे, 10 तो हो गए, पीछे 2 बच रहे। तो पहला इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भर दिया, और सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, इतना बड़ा बॉक्स, ये इतना बड़ा डायग्राम, ये इतनी बड़ी डायग्राम किसकी है, मैग्नीशियम की। तो ये मैग्नीशियम की होगी परमाणु संरचना, इस तरीके से बन गई। और इधर एक थोड़ा सा अपन लिखना भूल गए, के एल
बाद में m के अंदर अपन ने क्या भरा है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन इज द 8 और 2 10 और 2 12, और 12 नंबर पे क्या आता है अपना मैग्नीशियम। हाँ बच्चों, एटॉमिक डायग्राम सीखने के बाद अब अपन सीख रहे हैं उनकी वैलेंसीज कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट है उनकी अपन वैलेंसीज बात करें, आपको स्कूल के अंदर टीचर्स ने बहुत ज्यादा आपको परेशान किया होगा कि बच्चों Mg की वैलेंसी याद कर लो +2 है, एल्यूमिनियम की याद कर लो +3 है, ऑक्सीजन की याद कर लो -2 है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज आपको याद करने को दी हुई। बच्चों ये कभी भी याद नहीं करनी होती है, इनको इनके डायग्राम के हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑक्टेट रूल समझ आ चुका है, अष्टक पूर्ण सिद्धांत समझ आ चुका है, तो आप समझो। जैसे मेरे पास, मैं इनकी सबकी वैलेंसी निकालना सिखाता हूँ। देखो जैसे हमारे पास तत्व है, सारे ले लेते हैं, सारे एलिमेंट ले लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड देन नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड ये कैल्शियम। और 20 तक निकाल के दिखा लेता हूं मैं आपको इनकी वैलेंसी। एक तो मैं आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं कि इन सब की वैलेंसीज अपन कैसे याद कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिक के बाद इनकी वैलेंसी निकाल कैसे रहे वो भी याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मेथड तो ये होता है ये वैलेंसी निकालने का। अगर आपने हाइड्रोजन की डायग्राम सीखी है तो हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है। तो इसके बाहर वाले रूम में कितने इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट वाले, इसका रूम ही तो एक ही है। और जैसे कि अपन आगे बात करते हैं, इसका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाले रूम के अंदर, लास्ट वाले रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 2 है। इसका बच्चों क्या करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट का मतलब हर बार 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना नहीं होगा। अगर इसका फर्स्ट रूम है, हाइड्रोजन के फर्स्ट रूम के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं, 2 आते हैं, है ना। तो इसका जो ऑक्टेट है, इसका अष्टक पूर्ण कब होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कब हो जाएगा, जब इसके बाहर वाले रूम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन अपने पास कितने बच्चों, 1 ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको कम पड़ रहा है ना। अगर आपके पास कोई चीज है और आप उसको दुकान पे जाके बेचने गए, बेचने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, चीज बेचते पर पैसे मिलते हैं, पैसे आएंगे आपके पास। जब पैसे आते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। जब आप किसी चीज को सेल करोगे बेचोगे तब प्लस है, ठीक है। और किसी चीज को बाय करोगे, जैसे आप दुकान गए, दुकान जाकर कोई चीज आपने खरीदी तो आपको पैसे देने पड़े तो आपके बैंक अकाउंट में घाटा हो गया, माइनस हो गया ना। तो बाय करेंगे तब वैलेंसी क्या होगी, माइनस होगी। बच्चों इसका मतलब क्या है, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाले रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो ये इसको अष्टक पूर्ण करना है ना, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आ जाए या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन बेच दे। तो या फिर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बेच भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन खरीद भी सकता है। इस वजह से हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो प्लस की और माइनस की 1 हो सकती है। बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन बेच भी रहा है। इन दैट केस हमेशा अपनी वैलेंसी, अगर रियलिटी की बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी -1 होती है। बिकॉज हाइड्रोजन अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन बेच देगा, अगर इसने पूरा अपना इलेक्ट्रॉन बेच दिया, इसके पास बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो +1 की तो वैलेंसी बहुत रेयर चांस, बहुत कम चांस। हाँ आगे आती है, आपका जो 3rd चैप्टर होगा 10th क्लास के अंदर 3rd चैप्टर की बात करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर, या फिर 2nd के अंदर कर देंगे एसिड एंड बेस के अंदर। एसिड एंड बेस के अंदर बार आपने को बोला है, एसिड के अंदर जो एसिड वो होते हैं जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं इन द वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन के अंदर जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं वो हमेशा एसिड होते हैं। तो H+ आयन है वहां पे, तो उसका कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। बट ज्यादातर ये होता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ये बहुत कम बेचेगा, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन खरीदेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन खरीदता है इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लाएगा इसका, अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो। अगर मैं इजी लैंग्वेज समझाऊं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन का बच्चा आपको समझ आ गया, हाइड्रोजन या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन बेच सकता है या फिर 1 खरीद सकता है, इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 या -1 है। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। बच्चों ऑक्सीजन 8 नंबर पे आती है। अगर 8 नंबर पे आती है तो इसके बाहर वाले रूम के अंदर, मतलब फर्स्ट रूम के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फर्स्ट रूम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब सेकंड रूम की बात करें, जो बाहर वाला रूम है, बाहर वाले रूम के अंदर आप देखोगे, अगर ये 8 पे आती है, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 आपने फर्स्ट रूम में भर दिया, अब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ऑक्सीजन की बाहर वाली डायग्राम, ऑक्सीजन के डायग्राम बाहर वाले रूम के अंदर आपके पास 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऑक्सीजन अब कह रहा है मेरे को भाई ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बेच दे, सेल कर दे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन खरीद के लाए, या फिर 6 सेल कर दे और या फिर 2 इलेक्ट्रॉन खरीद के लाए। इजी काम कौन सा है जिसके अंदर बहुत कम एनर्जी लग रही है? जब इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं या फिर लेते हैं तो एलिमेंट के अंदर, एटम के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करूं या फिर खर्च करूं। तो बताओ बच्चों, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन खरीद के लाए। खरीद के लाना आसान है ना। अगर आप दुकान जाओगे, कोई चीज खरीद के लाओगे तो पैसे लगेंगे, माइनस होगा आपका। इसी वजह से
आप दुकान गए, आपने 2 इलेक्ट्रॉन खरीदे, कितने खरीदे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन खरीदे, 2 खरीदे, इसलिए वैलेंसी क्या आई इसकी -2। सर अब समझ आया कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है। ऑक्सीजन का ये रहा, तो भाई ऑक्सीजन तेरी वैलेंसी -2 है, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन खरीदे हैं। देखो सेल करो तो प्लस लगा दो और बाय करो तो माइनस लगा दो, ठीक है। जब आप वैलेंसी क्या कर रहे हो? दे रहे हो, जब आप वैलेंसी दे रहे हो और या फिर आप वैलेंसी खरीद रहे हो, अगर आप खरीद रहे हो तो वैलेंस क्या लगा दो? माइनस, और जब आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो वैलेंस क्या लगा दो? प्लस। इज दैट इजी? अब अपन एक और समझ लेते हैं। अब मैं आपको एक नाइट्रोजन की समझा देता हूं, नाइट्रोजन की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, है ना। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, सारी शॉर्ट ट्रिक से कैसे वैलेंसी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने पे आती है? 7 पे आती है। नाइट्रोजन 7 पे आती है, तो फर्स्ट रूम के अंदर आपने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 2 भर दिए। अब आपके पास कितने बचे? 5 बचे। तो सर क्या ऐसा होगा? नाइट्रोजन के बाहर वाले रूम में 1 2 3 4 5, हमेशा बाहर वाले रूम की बात करेंगे। और हर एलिमेंट, हर एटम ये चाहता है मैं हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखूं, मतलब अपना ऑक्टेट का मतलब उसका बाहर वाला जो रूम है ना वो हमेशा कंप्लीट रखे। हर एलिमेंट, हर एटम ये चाहता है, तो ये भी चाहेगा ना, नाइट्रोजन भी चाहेगा मेरे बाहर वाले रूम में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, कंप्लीट हो, है ना। इसी वजह से तो ये रिएक्शन करते हैं, ये एलिमेंट्स रिएक्शन क्यों करते हैं? बिकॉज ये सारे के सारे चाहते हैं मेरा हर ऑक्टेट कंप्लीट रहे, मेरा अष्टक पूरा रहे, बाहर वाला रूम कंप्लीट रहे, भरा हुआ रहे इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अभी और बताऊं जो रिएक्शन नहीं करते उनके बारे में बताऊंगा। पहले समझो, नाइट्रोजन के बाहर वाले रूम में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5 है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने ये 5 इलेक्ट्रॉन बेच दे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन और खरीद के लाए। 3 खरीदेगा तो 8 हो जाएंगे ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, है ना। अच्छा, तो 5 इलेक्ट्रॉन बेचना आसान है या 3 खरीदना आसान है? तो तुम कहोगे सर 3 खरीदना आसान है। खरीदोगे तो माइनस लगेगा। कितने खरीदे? 3 खरीदे, ये 3 खरीदे। देखो कितनी वैलेंसी आई नाइट्रोजन की? -3 आई। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है बच्चों? -3। इज दैट क्लियर? समझ आया अच्छे से? अब देखो बच्चों, अपन एक और निकाले, मैग्नीशियम की निकालते हैं। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है बच्चों? 12 नंबर पे आता है। ये सारे लाइन वाइज लिखे मैंने, 1 से 10 और 11 से 20 लाइन वाइज लिखे। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है बच्चों? 12 नंबर पे आता है। अच्छा, मैग्नीशियम आती है अपने 12 नंबर पे। अगर मैग्नीशियम 12 नंबर पे आती है तो इसके फर्स्ट रूम में आपने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रूम में भर दिए। इलेक्ट्रॉन आप फिलिंग कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन 2 और भर दिए। फर्स्ट रूम के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। सेकंड रूम में आपने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फर्स्ट रूम के अंदर आपने 2 भर दिए, सेकंड में 8 भर दिए। अब कितने बच गए आपके पास बच्चों? 12 थे ना, 2 भर दिए, 8 भर दिए, 10 भर गए। बच्चे कितने? 2 बच्चे है ना। तो मैग्नीशियम के सबसे बाहर वाले रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? सबसे बाहर वाले रूम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये राउंड घुमाने की जरूरत तो नहीं है, हटा देते हैं। मैग्नीशियम के बाहर वाले रूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चों? 2 आ रहे हैं। अब देखो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना। अगर ये ऑक्टेट कंप्लीट करने जाएगा तो इसको जरूरत क्या है? इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन सेल कर दे, बेच दे, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन और खरीद के आए। तो बच्चों मेरे को बताओ आसान काम क्या है इसमें? 2 बेचना आसान है या 6 खरीदना आसान है? तो आप कहोगे सर 2 बेचना आसान है, बिकॉज 2 बेच सकते हैं, 6 तो अब इतने सारे कहां से खरीद के लाएंगे, है ना। तो ये मैग्नीशियम दुकान वाले के पास गया, दुकान वाले के पास जाके बोलता है मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन बेच रहा हूं। अच्छा, बेचेगा, कोई चीज अपन बेचेंगे तो पैसे आएंगे, नदी वाले को बेचोगे तो भी तो पैसे आएंगे। अब जब पैसे आते हैं तो उसकी वैलेंसी प्लस, क्योंकि बेच रहा है तो प्लस हो गया ना, पैसे आएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन बेचे, कितने बेचे बच्चों? 2। तो ये लो भाई 2 रुपए किलो में बिकेगा मैग्नीशियम। हाँ, तो मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? वैलेंसी कितनी आ चुकी है? ये इनकी वैलेंसी है, संयोजकता। हिंदी के अंदर टॉपिक अगर कहेंगे तो ये संयोजकता है, और संयोजकता को अपन इंग्लिश वाले कहते हैं वैलेंसी निकाला, तो इनकी वैलेंसी है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम की वैलेंसी बच्चों कितनी आ चुकी है? +2 आ चुकी है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप सारी वैलेंसी निकाल सकते हो। क्लियर दैट? अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, इनमें से मैं अभी कार्बन की सिखा देता हूं। एक और इंपॉर्टेंट नोट सीख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा याद रखना, कभी भी वैलेंसी -1 +1 हो सकती है, -1 +1 हो सकती है, -2 +2 हो सकती है, -3 +3 हो सकती है, -4 +4 हो सकती है। कभी भी वैलेंसी 5 नंबर नहीं होगी, हमेशा वैलेंसी 4 नंबर तक ही रहेगी। वैलेंसी कभी भी 4 नंबर से आगे नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती, याद रखना। वैलेंसी कभी भी 1 मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, लेकिन कभी भी 5 नहीं मिलेगी, 6 नहीं मिलेगी। तो समझ लेना बच्चों, अगर आपकी आंसर वैलेंसी 5, 6, 7 आ रही है तो आपका आंसर रॉन्ग है, आप बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हो। वैलेंसी हमेशा 1, 2, 3, 4 प्लस माइनस हो सकती है, बट 4 से ज्यादा कभी वैलेंसी नहीं जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर? वैलेंसी अब देखो बच्चों, एक कार्बन का मैं सिखा देता हूँ। कार्बन 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। फर्स्ट रूम के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब सेकंड रूम की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो सेकंड रूम के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 इलेक्ट्रॉन।
कार्बन 6 पे आता है ना, पहले रूम में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब कितने बचे? 4 बचे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब बताओ बच्चों, कार्बन के पास भी 2 ऑप्शन, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अष्टक पूरा करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन बेच दे, सेल कर दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन खरीद के लिए आए। आसान क्या है बच्चों? सर इस बार तो हम फंस गए, है ना। तो ये क्या करता है, कार्बन कभी कभी 4 इलेक्ट्रॉन अपने बेच भी सकता है, कभी कभी 4 इलेक्ट्रॉन खरीद भी सकता है। तो इसकी वैलेंसी प्लस और माइनस की कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी कार्बन की। क्लियर दैट? कार्बन की वैलेंसी प्लस की या माइनस की कितनी हो जाएगी? 4। ओके, इस तरीके से आप इन सब की वैलेंसी निकाल लोगे। ठीक है, एक क्लोरीन की बता देता हूं मैं, लास्ट एंड फाइनल क्लोरीन की भी आपको सिखा देता हूं, लगे हाथ। अब क्लोरीन की वैलेंसी निकालें। क्लोरीन कितने नंबर पे आती है? 17 नंबर पे आती है। कितने नंबर पे आती है? एटॉमिक डायग्राम सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है, 17 पे आती है। क्लोरीन के पहले रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर बात करें, पहले रूम के अंदर आपने कितने भर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। सेकंड रूम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आए थर्ड रूम की बारी, 8 और 2 10 हो चुके। फाइनल रूम आया, फाइनल रूम के अंदर क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 7, क्योंकि 17 पे आता है। 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले रूम के अंदर होंगे। तो देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, डायग्राम ऊपर बना है। क्लोरीन है, क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 7 आ गए बच्चों। 2 ये रहे, 8 ये रहे, लास्ट वाला रूम, ये लास्ट वाला रूम, कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसके पास 2 ऑप्शन है। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, बाहर वाले रूम के अंदर इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या काम करेगा? या फिर अपने 7 इलेक्ट्रॉन सेल कर दे, बेच दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन खरीद के लाए। आसान क्या बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन खरीदना ही आसान है, ऑब्वियसली यही तो आंसर होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन खरीदना आसान है, अच्छा आप दुकान गए, चीज खरीद के लाए, तो पैसे देने पड़ेंगे माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन खरीदे आपने? 1 तो बच्चों क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? -1। तो क्लोरीन माइनस की 1 इसकी वैलेंसी आई। बस बात समझ आई बच्चों? अब बच्चों फाइनली 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, सेकंड नंबर पे हीलियम है, और 10 नंबर पे नियॉन है, 20 नंबर पे कैल्शियम है। मैंने एलिमेंट टेबल लाइन वाइज लिखी है आपके लिए समझने के लिए। अब यहाँ पर हीलियम को एक बार समझा देता हूँ क्या होता है। हीलियम जैसे कि बच्चों तुमको पता है हीलियम कितने नंबर पे आती है? 2 नंबर पे आती है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। अगर तुमको पता है फर्स्ट रूम के अंदर से अपन ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना। और इस हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ही है। अगर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका रूम क्या हो गया? ऑटोमेटिक फुल हो गया। इसका रूम अब फुल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन ना खरीदने की जरूरत है, ना इलेक्ट्रॉन बेचने की जरूरत है। तो इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन खरीदने बेचने की जरूरत नहीं है। इस वजह से अपन इसको कहते हैं ये नॉन रिएक्टेबल एलिमेंट है, कभी रिएक्शन करता ही नहीं है, अभिक्रिया करता ही नहीं है। तो ये क्या है? अभिक्रियाशील तत्व है। अभिक्रियाशील तत्व क्यों है? बिकॉज ना तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन बेचना है। बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका बाहर वाला रूम कंप्लीट है, इसका अष्टक कंप्लीट है, पूरा पूरा भरा हुआ है, इसलिए अभिक्रिया नहीं करता, किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है। तो अपन को जब जनरल नॉलेज के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कोई 2 एलिमेंट्स बताओ जो कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं, या फिर 2 ऐसे तत्व बताओ जो कभी भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, बिकॉज इनका रूम तो कंप्लीट है। अब किसी को पता ही नहीं होता क्या है, इनका रूम कंप्लीट होने की वजह से ये कभी भी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अभिक्रियाशील तत्व, या फिर इसको क्या बोलेंगे? नॉन रिएक्टेबल एलिमेंट। तो हीलियम क्या है? नॉन रिएक्टेबल एलिमेंट है। तो ये कभी भी रिएक्शन किसी से करता ही नहीं, बिकॉज इसको करने की जरूरत ही नहीं है ना बच्चों? बात समझ में आई? और इसी तरह से ये 2 नंबर पे था, और 10 नंबर पे एक और नंबर आता है, कौन सा? नियॉन। अब देखो बच्चों, नियॉन के पहले रूम के अंदर आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे। लास्ट वाले रूम के अंदर आए, लास्ट वाले रूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8 आते हैं। और इसके पास कितने बचे? 8 बचे हैं। समझो बात, समझो वापस समझो। नियॉन कितने नंबर पे आती है? 10 नंबर पे आती है। पहले रूम पे अपन ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। तो नियॉन के 10 में से अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए। अब कितने बचे अपने हाथ में? 8 इलेक्ट्रॉन बचे। और सेकंड वाले रूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसके पास है कितने? 8 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? नियॉन जो है, नियॉन के बाहर वाले रूम में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसको कुछ इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत है, खरीदने या बेचने की जरूरत है? नहीं है ना। इस वजह से इसका भी ऑक्टेट क्या ऑलरेडी कंप्लीट है। इस वजह से ये भी क्या हो गया? नियॉन भी क्या हो गया? नॉन रिएक्टेबल एलिमेंट हो गया, अभिक्रियाशील तत्व हो गया। तो हीलियम और नियॉन ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों एलिमेंट नॉन रिएक्टेबल एलिमेंट है, अभिक्रियाशील तत्व है। ये बात समझ में आई? आई होप बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब बच्चों मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक से ये फटाफट अपन कैसे निकाल सकते हैं, है ना। जस्ट अ सेकेंड। अब देखो बच्चों शॉर्ट ट्रिक के अंदर यहाँ पर वैलेंसी +-1 की थी, यहाँ पर वैलेंसी 0 आई है, यहाँ पर -3 देख रहे हैं, -2 देख रहे हैं। तुम यहाँ देखोगे 4 के बाद -3 हो रही है, -2 हो रही है ना। तो हो ना हो, अब देखो शुरू से देखो, वापस शुरू से समझो। यहाँ पर वैलेंसी
क्या है माइनस के 1, लास्ट के अंदर क्या डाली माइनस के 1 और यहाँ पर 0 आया। 0 के बाद आप वैलेंस सारी प्लस से स्टार्ट करो, +1 +2 प्लस की 3 और यहाँ पर आते +-4। मैंने तुमको बताया हमेशा वैलेंस कितने तक जाएगी, 4 तक जा सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वैलेंसी देखो 1 2 3 4 तक लेगा। आप 4 से जब नीचे की तरफ आएंगे तो वैलेंसी कम करते हैं। 4 के बाद 3 कर दो, 2 कर दो और 1 कर दो। और समझो इधर माइनस था तो नीचे सारी 0 के बाद यहाँ पर ये नॉन रिएक्टेबल एलिमेंट, इसके बाद अपन सारी 0 के बाद क्या चलाई, प्लस की चलाई, +1 +2 +3 +4। क्लियर, 4 आता है, इसका मतलब 4 जो वैलेंसी है वो प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी होती है। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, क्योंकि इनके बाहर वाले रूम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने बेच दे या 4 इलेक्ट्रॉन खरीद के लाए। तो आसान तो इनके लिए दोनों ही काम होते हैं। तो प्लस माइनस की 4 यहाँ पे सारी अपन ने देखो प्लस 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 की वैलेंसी चलाई है। तो इसके बाद में आप यहाँ पर सारी माइनस की चलाओ, -3 -2 -1 और यहाँ पर आते नियॉन वापस क्या हो गया, 0 हो गया। बस ये शॉर्ट ट्रिक है, इस लाइन वाइज आपको याद हो जाएगा। अगर एलिमेंट्री टेबल पेरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पूरी शुरू से याद है आपको तो, है ना। अब नियॉन के बाद देखो इधर सारे नंबर -3 -2 माइनस के चले, तो अब नंबर कौन से चलेंगे, हाँ प्लस वाले चलेंगे। देखो सोडियम यहाँ पर 0 हो गया, सोडियम 0 के बाद क्या आएगा, सोडियम की वैलेंसी +1। देखो वापस मैच हो गई, हुई ना मैच, +2 +3 और यहाँ पर आ गई वापस 4। अब 4 जो होता है वो 4 जो वैलेंसी होगी वो प्लस की भी होगी और माइनस की भी होगी, उसके बाद फास्फोरस। अब बहुत अच्छे से उनको समझ आ चुका है, क्योंकि ये सारी सर +1 2 +3 +4 चल रही है। प्लस अगर यहाँ चली है तो अब नीचे कौन सी चलेगी, प्लस के बाद है माइनस की चलेगी, -4 के बाद है -3 -2। देखो बच्चों वापस रीचेक के अंदर वापस आई आ गई ना, क्लोरीन के अंदर वापस -1, ठीक है। -1 के बाद अपने बच्चों क्या आएगा, 4 3 2 1 के बाद 0 आता है। इसकी वैलेंसी कितनी, 0। 0 का मतलब ये क्या है, ये वापस नॉन रिएक्टेबल एलिमेंट आ गया। तो ऑर्गन जो है हमारा 18 नंबर पे आता है, और ऑर्गन कैसा है, नॉन रिएक्टेबल एलिमेंट है, अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है। समझ आ गई, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, 0 है। ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता, मतलब हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये तीनों ऐसे एलिमेंट है जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेंगे, किसी से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। अब -1 आ गई, 0 हो गया। 0 के बाद अपन क्या बढ़ेंगे, प्लस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि माइनस ये सारे अब प्लस की तरफ बढ़ेंगे। पोटेशियम की वैलेंसी +1, कैल्शियम की वैलेंसी +2। ये बच्चों शॉर्ट रही है, बहुत अच्छे समझ आएगी। आई होप अब तो तुमको बहुत ही अच्छे से एकदम एलिमेंट्री टेबल और इनकी वैलेंसी एटॉमिक डायग्राम समझ आ चुके होंगे। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचता है कंपाउंड। हाँ बच्चों, अब अपन सीख लेते हैं कंपाउंड, ठीक है। हाउ टू मेक कंपाउंड एंड हाउ टू रिएक्शन बिटवीन द 2 एलिमेंट्स, 2 एटम्स या फिर एलिमेंट्स के बीच में जब रिएक्शन करवाते तब क्या होता है, और एक कंपाउंड कैसे बनता है। अपने पास 2 एटम है, कोई भी एटम ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एटम ले लेते हैं, और उन दोनों की अपन रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। रिएक्शन करवाने से जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, नई चीज बनेगी, उसको अपन क्या कहेंगे, अपन उसको यौगिक कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन कराई ना, अभिक्रिया कराई ना, वो अपन सीखेंगे उनके बीच रिएक्शंस कैसे होती है। आई होप आपको एटम और कंपाउंड में फर्क पता चल गया हो। एटम का मतलब हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये दोनों अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है। और कंपाउंड की बात करें, जब इन दोनों एटम को लेकर रिएक्शन करवा दें, दोनों को मिक्स कर दें और मिक्स करके एक बड़ी चीज बन जाएगी H2O, वो हो जाएगी कंपाउंड। क्या हो जाएगी बच्चों, कंपाउंड। और इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस ही रिएक्शन है, ये प्रोसेस ही अभिक्रिया है। कि अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब 2 परमाणुओं को या फिर 2 तत्वों को मिलाकर एक बड़ा सा तत्व बना, बड़ा सा कंपाउंड या फिर यौगिक बना दिया जाता है, उसको अपन कहते हैं इन दोनों के बीच क्या हुई है, अभिक्रिया हुई है। तो अपन अभिक्रिया करना सीखते हैं, रिएक्शन करना सीखते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब तुम्हारे जो सारे डाउट है ना कि सर हमारा एक डाउट है H2O, एक हमारा डाउट है H2SO4, एक हमारा डाउट है CO2, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डाउट होंगे, SO4 सल्फेट, ये सारे तुम्हारे डाउट है। ये डाउट के अंदर तुम्हारे ये ऐसे डाउट्स होते हैं कि सर हमारे ये 2 कहां से आ रहा है, बार बार यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ये 4 कहां से आए, ये 2 कहां से आए, ये 4 कहां से आए, ऑक्सीजन पीछे क्यों है, सल्फर आगे क्यों है। ऐसे बहुत सारे डाउट है ना, वो सारे डाउट आज सॉल्व करता हूँ। अब तो पहले तो अपन H2O सीख लेते हैं, H2O क्या है, ठीक है। H2O के अंदर मैं बताता हूँ, अगर आप मुझसे रिएक्शन करवाना सीख रहे हो तो मैं बहुत ही 0 लेवल की बेसिक लेवल के ऊपर आपको रिएक्शन करना सिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा तरीका अलग होगा, बट आपको चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। 9th 10th 11th 12th तक के सारे केमिस्ट्री के बेसिक लेवल के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको सारी रिएक्शन समझ आने लग जाएगी, सारी अभिक्रियाएं समझ आने लग जाएगी कि सर संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन क्या है, विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है ना। ये सारी रिएक्शंस जो है ना, सारी अभिक्रियाएं खत्म हो जाएगी, समझ आ जाएगी इतना इजी लेवल से, ठीक है। तरीका अलग होगा और ये तरीका आपको कोई नहीं समझाएगा। पूरा यूट्यूब चैनल छान के मान लो, पूरी स्कूल के अंदर, टीचर्स के अंदर, किसी बिकॉज टीचर्स को खुद को ही नहीं पता है कि ये तरीके भी होते हैं। तरीका मैं आपको पूरा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अब यहाँ पर H2O है, आपको एग्जामिनर ने दे दिया कि आपके पास एक एलिमेंट है
हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है, एक तत्व है ऑक्सीजन। आपके पास इन दोनों के एक एक एटम है, इन दोनों के बीच आपको क्या करानी है, रिएक्शन करवानी, ठीक है। अब रिएक्शन करवाते हैं। अब तुमको बच्चों मैंने एटॉमिक डायग्राम सिखाया। एटॉमिक डायग्राम क्या कहता है भाई, अगर हाइड्रोजन है तो इसके साथ बाहर वाले रूम में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के सबसे बाहर वाले रूम की बात करेंगे, इनका जो ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला जो रूम होता है ना, उस वाले रूम की बात करेंगे, अष्टक पूर्ण करने वाला सबसे बाहर वाला कक्ष जो होता है ना उसके। तो ऑक्सीजन 8 पे आती है, पहले रूम में 2, लास्ट वाले रूम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के बाहर वाले रूम के अंदर। अब आपके पास है एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपके पास कोई और आइडिया नहीं है, आपकी मतलब हाइड्रोजन, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और नया एलिमेंट ले सके। आपको जितने भी एलिमेंट लेने हैं देने हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के ले सकते हो, दे सकते हो। समझो, अभी मैं समझा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बहुत थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आ रहा, बट आगे वाले एग्जाम्पल्स के अंदर हमको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन ने बोला भाई मेरे को अपना अष्टक कंप्लीट करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहर वाले रूम में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका ऑक्टेट अष्टक कंप्लीट हो जाता है, बाहर वाला रूम कंप्लीट हो जाता है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सुनते हैं, आए अपन ऑक्सीजन के पास। हाँ भाई ऑक्सीजन क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन ने बोला मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है और मेरे 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन खरीदने हैं, और इसको क्या करना है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन खरीदना है। तो अपन ने बोला भाई 2 इलेक्ट्रॉन तेरे को 1 चाहिए और तेरे को 2 चाहिए, तो तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन कर लो, अपन आपस के अंदर ही रिएक्शन कर लो, दोनों आपस के अंदर अभिक्रिया कर लो, दोनों अपने बीच के अंदर बॉन्ड बना दो। तो इन दोनों ने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। अब हाइड्रोजन ने बोला कि भाई मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, पहला इलेक्ट्रॉन मेरे को यहाँ मेरा खुद का था, और दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरे को यहाँ पे मिल गया है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ मिल गया, तो इसने अपने ऊपर डबल टिक लगा के राइट लगा लिया कि अब मैं किसी से भी अभिक्रिया नहीं करूंगा, रिएक्शन नहीं करूंगा, बिकॉज इसको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले रूम में चाहिए थे, फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है, तो इसने अपने ऊपर टिक लगा दिया, राइट, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का काम हो गया, काम हो तो ये बंदा फ्री हो गया। अब दिक्कत है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की दिक्कत क्या है बच्चों, अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा के सीख लो, ठीक है ना, ज्यादा अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के सीख लो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाहर वाले रूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 7वां इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लिया। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है, इसको क्रॉस लाने की कोशिश मत करना, बिल्कुल ही समझने की कोशिश करो। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसका खरीद लिया, यहीं पे दिमाग लगाओ और यहीं पे समझो कि 6 इसके पास थे, 7वां इसने यहाँ से ले लिया, इसको चाहिए कितने, 8 चाहिए, आए कितने 6, ये रहे 7वां इसको यहाँ से मिला है ना। तो क्या ये डबल टिक लगा सकता है, नहीं लगा सकता, बिकॉज इसको 1 और इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है तो तुम थोड़ा सा आइडिया लगाओ, थोड़ा सा ऐसा कुछ सोचो, ऐसा कौन सा इन दोनों में से एलिमेंट ले लें जिससे ये रिएक्शन करके अपना फुलफिल कर दे, अपना जो रूम है ना 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। तो तुम्हारे पास एक आइडिया आएगा, सर क्यों ना अपन एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं। जैसे ही अपन ने एक और हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन के बाहर वाले रूम में कितने बच्चे हैं, मतलब इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही बच्चा है ना इसका, तो ये अपना 1 बच्चा साथ में लेके आ गया हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीजन के बाहर वाले रूम में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7वां इसको यहाँ से मिल गया, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन यहाँ से इससे ऐसे करवा दी, है ना। अब देखो हाइड्रोजन ने बोला भाई मेरे पास 1 था, 1 तूने दे दिया, मैंने भी राइट टिक लगा लिया, ठीक है। अब इसने बोला कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 7वां मैंने इससे ले लिया, 8वां इससे ले लिया, इसलिए ऑक्सीजन ने अब क्या लगा दिया, राइट लगा दिया, डबल टिक लगा दिया, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बच्चों रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसी गलतियां जो बिल्कुल ही आप गलतियां मत करना। 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन से ही रिएक्शन कर सकता है, अभिक्रिया कर सकता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कभी भी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, एक बंध बना सकता है। ये जो इनके बीच जो लाइन बन रही है ना, इसको बॉन्ड कहते हैं, इसको हिंदी में बात करेंगे तो बंध कहेंगे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा एक बॉन्ड ही बना सकता है, एक बंध ही बना सकता है। आई बात समझ में, तो ये भी तुम आपको माइंड के अंदर सेट रखना है, ठीक है। अब देखो बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट है जो अब आपको सीखने की जरूरत है। पहला पॉइंट, हमेशा है ना कोई भी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आगे आता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा पीछे रहता है। एक तो ये पॉइंट आप रीजन याद रखोगे। सेकंड पॉइंट के अंदर बच्चों ये ध्यान रखना, एटम जो पेरियोडिक टेबल है ना 1 से लेकर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो उसके ऊपर जो 1 के ऊपर आ रहा है हाइड्रोजन, तो उसका जो वेट है, उसका जो मास है वो बहुत कम है, इसलिए वो 1 नंबर पे है। तो जनरल नॉलेज के अंदर भी तो अपने क्वेश्चन आता है वर्ल्ड की सबसे मतलब बहुत ही लोएस्ट गैस या फिर लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है जिसका मास बहुत ही ज्यादा लोएस्ट हो, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो अपन कहते हैं कि सर हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह जो बहुत हल्की होती है, बिकॉज पेरियोडिक टेबल के अंदर वो 1 नंबर और 2 नंबर पे आती है। 1 और 2 नंबर पे आने वाली जो चीज होती है वो बहुत हल्की होगी, 2 पे उससे भारी, 3rd पे और भारी और भारी और भारी, इसलिए 20 पर आते कैल्शियम आ जाता है, तो कैल्शियम और ज्यादा भारी होती है, ठीक है। तो जिंक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 30 नंबर पे आते हैं तो और ज्यादा वेट के हिसाब से और ज्यादा भारी हो जाएगी।
तो जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इनका मास भी बढ़ता है, इनका जो है ना क्या कहते हैं वेट, वो वेट भी इंक्रीज होता जाता है एटॉमिक नंबर बढ़ने पर। तो हमेशा जो हल्का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा आगे आएगा, ठीक है। लोएस्ट जिसकी जिसकी मास एकदम लोएस्ट होगी, ठीक है, जिसकी मास एकदम क्या होगी, लोएस्ट होगी, वो सबसे पहले आगे आएगा। और बाद में कौन सा आएगा, जिसकी मास कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट होगी, जिसकी मास हाईएस्ट होती जाएगी और वो सबसे लास्ट में आएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ये पॉइंट याद रखना है आपको। अब ये रूल कहाँ काम में लेने, देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी मैंने तुमको बताई थी, देखो इन दोनों में से हाइड्रोजन 1 पे आता है और ऑक्सीजन क्या आता है 8 पे आता है। तो हल्का कौन है, हाइड्रोजन हल्का है और ऑक्सीजन क्या थोड़ा सा भारी है। और एक और चीज समझो, हाइड्रोजन जो है ना, इसकी वैलेंसी मैंने तुमको क्या नोट करवाई थी, -1 और +1 करवाई थी, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी भी माइनस की है और इसकी ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कैसी है, माइनस की है, दोनों की दोनों माइनस की है। अगर दोनों के दोनों माइनस है, इन दोनों में से आगे कौन आएगा, जो लोएस्ट होगा, जिसका वेट कैसा होगा, लोएस्ट होगा। लोएस्ट वेट किसका है, हाइड्रोजन का है, तो अपन लिखेंगे हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आपने कितने लिए बच्चों, हाइड्रोजन के आपने कितने एटम यूज किए, एक यहाँ पर और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर यूज किया है ना। तो हाइड्रोजन के 2 एटम यूज किए, इसलिए अपन ने 2 लगाया। अब तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि सर 2 आता तो कहां से आता है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर है, मतलब एटम नंबर है, एटम आपने लिए कितने हैं वो नंबर है। हाइड्रोजन का अपन ने 1 एटम यूज किया इस रिएक्शन के अंदर, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन के अंदर अपन ने हाइड्रोजन के 2 एटम यूज किए। तो यहाँ पर 2 एटम है, 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। मतलब अपन ने हाइड्रोजन कितनी बार ली, 2 बार ली ना, इसलिए हाइड्रोजन अपन को 2 लगानी पड़ी, ठीक है। इसके अणु, जो हाइड्रोजन के अणु लिए ना, ये मॉलिक्यूल अणु, ये दोनों अणु है, 2 बार लिए तो 2 अणु। ऑक्सीजन आपने कितनी ली, ऑक्सीजन के आपने कितने अणु लिए, कितने टुकड़े लिया है ऑक्सीजन के, 1 ही लिया ना बच्चों। तो ऑक्सीजन का अपन ने लिखा 1, ठीक है। ऑक्सीजन आपने 1 ली तो कितनी लिखी, 1 लिखी। अब पीछे 1 है, इसको चाहे लगाओगे नहीं लगाओ एक ही बात रहती है ना, मैथ्स के अंदर भी तो होता है। अब चाहे 1x लिखो या फिर इस 1 को हटा दो, फिर भी क्या रहेगा आपका x ही रहेगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। इस वजह से अपना कंपाउंड जो बन गया वो कंपाउंड कौन सा, H2O, क्योंकि H आपने 2 ली, ऑक्सीजन आपने 1 ली। इस तरीके से अपने कंपाउंड बन गया H2O। आज जाके डाउट खत्म हुआ ना बच्चों, H2O के अंदर 2 कहां से आया। अब बच्चों अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अपन को क्वेश्चन आ जाए कि आप है ना एक मैग्नीशियम और एक क्लोरीन के बीच में रिएक्शन करवा दो, तो अपन रिएक्शन किसके बीच में करा रहे हैं, मैग्नीशियम के और क्लोरीन के। आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, कि सर अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, +2 थी। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, -1। तो ये वैलेंसी याद होना चाहिए। इनका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, वो आपकी बुक्स के अंदर मिल जाएगा, करवाने की जरूरत नहीं, उनकी वैलेंसी क्रॉस कर लेते हैं बस ऐसे, Mg का Mg, क्लोरीन का क्लोरीन, इसकी वैलेंसी इसको दे दो, इसकी वैलेंसी इसको दे दो, तो Mg हो जाता है और Cl2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं तुमको पूरा बेसिक सिखा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा बड़ा तरीका है, लेकिन सीखो। मैग्नीशियम के अगर बाहर वाले रूम की बात करें तो मैग्नीशियम के बाहर वाले रूम के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, +2 है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन की डायग्राम बनाते हैं। क्लोरीन के बाहर वाले रूम के अंदर क्लोरीन 17 पे आती है, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 वर्गीय, पीछे कितने बचे 7। तो क्लोरीन के बाहर वाले रूम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। अब देखो मैग्नीशियम ने बोला कि भाई मेरे को तो अष्टक पूरा करना है, अपना बाहर वाला रूम पूरा करना है, ऑक्टेट, तो इसको चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसने बोला भाई मेरे 2 बेच देता हूं तो शांति हो जाएगी। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बेच देगा, बिकॉज इसके 2 इलेक्ट्रॉन बेचने से क्या हो जाएगा, इसका लास्ट वाला रूम आ जाएगा। लास्ट वाला रूम जो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, पहले में 2, दूसरे में 8, तो दूसरा वाले रूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, इसके 8 बच जाएंगे, है ना। तो उसका वहां से इसका क्या हो जाएगा, अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए चाह रहे हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे बेचना चाह रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा के समझो, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे सेल करना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, इसको लेना नहीं है, सिर्फ बेचना है। क्लोरीन ने बोला भाई मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 1 होते ही क्या हो जाएगा, इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, 3 है, 4 नीचे 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। हर एलिमेंट क्या जाता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, अपना अष्टक पूरा करना, बाहर वाला रूम 8 से भरकर रखे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन कम बढ़ रहा है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ही तो अभिक्रिया करेगा। तो देखो कुछ मत करो, इस मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन की इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करवा दो, करवा दी रिएक्शन। इज दैट क्लियर, समझ में आया। मैग्नीशियम के 1 इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया इससे हो गई, रिएक्शन हो गई। क्लोरीन के बाहर वाले रूम में 7 इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिल गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 7, और 8वां यहां से इसको मिल गया। 8वां अगर इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गया तो क्लोरीन अपने ऊपर डबल टिक लगा दिया। समझ में आया बच्चा। अब देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन बेचने थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा इसको बेच दिया, पूरा पूरा। यहाँ पर समझो कभी कभी ये दोनों यूज करते हैं, कभी कभी सिर्फ एक जना इसका लेके चला जाता है और एक जना पूरा सेल कर देता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। बट ये समझने की चीज है, समझो तो बहुत अच्छे समझाओगे पूरी पूरी चीजें। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा क्लोरीन को बेच दिया, क्लोरीन के साथ है और 8वां इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिल चुका है, क्लियर। लेकिन
क्लोरीन ने तो डबल टिक लगा दिया, मैग्नीशियम कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि इसका एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है। अब यहीं पे तुम लोग दिमाग लगाओ कि सर ऐसा क्या कर दें तो इसका एक इलेक्ट्रॉन भी बिक जाए, और आपके पास एक ही और दो ही ऑप्शन है, इस ऑप्शन और इस ऑप्शन के अलावा आप कोई एलिमेंट नहीं ले सकते हो, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल नहीं ले सकते हो। तो दिमाग लगाओ। अब मेरे आइडिया से आप अगर एक क्लोरीन नंबर, एक और क्लोरीन ले लो, जैसे आपने एक और क्लोरीन लिया तो क्लोरीन अपने 7 बच्चों को लेके आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्लोरीन के बाहर वाले रूम में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 7। इसको अब कितना कम पड़ रहा है? 1। और मैग्नीशियम को क्या करना है? 1 बेचना है ना। तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन इस क्लोरीन वाले से करवा दी। तो देखो मैग्नीशियम बोला मेरे को भाई 2 बेचने थे, मैंने एक पूरा इसको बेच दिया और एक पूरा इलेक्ट्रॉन इसको बेच दिया। तो भाई मैंने भी क्या लगा दिया अपने ऊपर? राइट टिक लगा दिया, डबल टिक लगा दिया, मतलब मैग्नीशियम हो गया कंप्लीट, क्योंकि इसका अष्टक पूरा हो चुका है। अब क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के 7 थे, 8वां इसने यहाँ से खरीद लिया, तो क्लोरीन ने भी अपने ऊपर क्या लगा लिया? डबल टिक लगा लिया। इस तरह से क्लोरीन की भी क्या हो गई? रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो फॉर्मूला क्या बनता है? देखो मैग्नीशियम जो था वो प्लस का था, इसलिए वो आगे आएगा नाम, ठीक है, रूल मैंने सिखाए थे। और क्लोरीन की वैलेंसी माइनस थी, इसलिए वो पीछे रहेगा। इज दैट क्लियर? और वेट के हिसाब से चले तो मैग्नीशियम का वेट मतलब 12 नंबर पे आता है एटॉमिक, और ये कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। तो हल्का कौन होगा? जो ऊपर आ रहा है। तो मैग्नीशियम हल्का है, इसलिए मैग्नीशियम का नाम आगे रहेगा और क्लोरीन का नाम पीछे रहेगा, बिकॉज 17 पे आया। तो इससे तो क्लोरीन क्या है? इससे तो भारी है, ज्यादा है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो पहले मैग्नीशियम लिखना, प्लस वाला नाम आगे, माइनस वाला पीछे रहता है। तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा? Mg। मैग्नीशियम, आपने मैग्नीशियम कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, कितने अणु लिए हैं? मैग्नीशियम का तो आपने एक ही लिया है, एक ही लिया तो Mg लिख दिया। 1 लगाने की तो अपने को कोई जरूरत ही नहीं है, तो 1 लगाते भी नहीं है। अब बाद में क्लोरीन बचा। क्लोरीन के आपने कितने मॉलिक्यूल लिए? 2 लिए ना। तो क्लोरीन के पीछे क्या लगेगा? 2 लगेगा, MgCl2। तो मैग्नीशियम का और क्लोरीन की जब आप रिएक्शन कराओगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा। इज दैट क्लियर? समझ आया? अब जैसे कि अपन सोडियम और क्लोरीन के ले लेते हैं, सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम के बाहर वाले रूम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? सोडियम के बाहर वाले रूम में 1 इलेक्ट्रॉन आता है ना। क्लोरीन के बाहर वाले रूम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आता है। क्लियर? तो सोडियम ने बोला भाई मेरे को तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा बेचना है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? +1, और इसकी कितनी है? -1 है ना। क्लोरीन, सोडियम कितने नंबर पे? 11 नंबर पे आता है, 10 पहले में आ गए, तो लास्ट वाले रूम में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो 1 इलेक्ट्रॉन है। अपन ने बोला सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ करवा दो, हो गई रिएक्शन। इन दोनों में से प्लस का कौन है? सोडियम है। माइनस का कौन है? क्लोरीन है, तो पीछे। बस इससे तरीके से बन गया सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये फॉर्मूला किसका बन गया? सोडियम का और क्लोरीन का क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये फॉर्मूला भी आपको एज इट इज ऐसे याद करना है। ऐसे होती है रिएक्शन। क्यों हुई? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसके थे, 8वां इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लेके डबल टिक लगा दिया। इसको 1 इलेक्ट्रॉन पूरा बेचना था, तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरा बेच के डबल टिक लगा दिया। इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन की भी क्या होगी? रिएक्शन होगी। इसके अंदर जाते जाते एक और छोटा सा जो कंपाउंड बनाना सीख ले, छोटा सा यौगिक बनाना सीख लेते हैं। अगर अपने को कोई बोल दे कि सर एक कार्बन है आपके पास और एक हाइड्रोजन, इन दोनों की रिएक्शन करा दो, इन दोनों की रिएक्शन कराने से क्या फॉर्मूला बनेगा और क्या क्या चीज प्रोड्यूस होगी वो समझ लो, ठीक है। बिकॉज ये थोड़ा सा उल्टा रूल पड़ेगा, समझो। कार्बन ने बोला भाई मेरे बाहर वाले रूम के अंदर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज दैट क्लियर? और हाइड्रोजन बोला भाई मेरे पास तो बाहर वाले रूम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अपन बोलो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन ने बोला मेरे को कितने चाहिए? 8 चाहिए बाहर वाले रूम में। हाइड्रोजन ने बोला मेरे को कितना चाहिए? 1 चाहिए। हाइड्रोजन का रूम तो 2 इलेक्ट्रॉन पे ही कंप्लीट हो जाता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इसने क्या कर लिया? यहाँ से ले लिया। तो कार्बन की और हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड की तो रिएक्शन हो गई। हाइड्रोजन ने बोला भाई मेरा 1 ये रहा, दूसरा यहाँ से लिया और मेरे ऊपर राइट लग गया। समझ आया? अब देखो कार्बन के कितने हैं बच्चों? बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लिया। अभी भी कितने कम पड़ रहे? 3 कम पड़ रहे। अब थोड़ा सा दिमाग फास्ट लगाओ, फटाफट दिमाग लगा के मेरे को बता दो अब क्या होगा आगे। तो देखो बच्चों, तुम लोगों ने आइडिया सोचा होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन की इस वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन की एक और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं, और इस वाले इलेक्ट्रॉन की एक और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं। मतलब 4 हाइड्रोजन लेनी पड़ गई। हाँ लेनी पड़ गई, बट इतना ध्यान रखना कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं लेना है। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा रहे हो ना आपस में, ठीक है, तो इन दोनों के अलावा कोई और मॉलिक्यूल नहीं ले सकते और एलिमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। इसने एक बॉन्ड की रिएक्शन इससे कर दी, एक की इससे कर ली और एक की इससे कर ली। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? कार्बन तुम्हारे पास कितनी आई है? 1 ही आई है, तो 1 लगाओ। और हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितनी आई है बच्चों? 4 आई है, तो क्या लगाएंगे? CH4 लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला एक और बन गया CH4 का। इज दैट क्लियर? नेचुरल गैस का फॉर्मूला होने के बाद में तुम्हारी एक और चीज कंप्लीट हो चुकी है। इतने एग्जाम्पल करने के बाद आई होप अब तो तुमको कंपाउंड बनाना और रिएक्शन करवाना समझ आ चुका होगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं फाइनल के अंदर आते आते। मैंने बोला सर कार्बन की और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन कराओ, तो अब रिएक्शन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है।
अब देखो कार्बन के बाहर वाले रूम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कार्बन के बाहर वाले रूम में सर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑक्सीजन के बाहर वाले रूम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, इसके अलावा तो अपने पास कोई और एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल नहीं है ना, दोनों ही है। तो देखा अपन ने कार्बन को तो 4 लेने हैं या फिर 4 बेचने हैं, कुछ भी आप समझ लो, 4 खरीदने हैं या 4 बेचने, दो भी दोनों मैटर है अपने पास। अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन की कार्बन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं और कार्बन के एक और इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन से कभी रिएक्शन नहीं कर सकता, ये चीज समझ लो। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन से ही रिएक्शन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से ही क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इसके पास 2 फ्री थे, दोनों ने कर लिया। इसके पास 6 थे, 7वां यहां से लाया, 8वां यहां से लाया और इसने अपने ऊपर क्या लगा लिया, डबल टिक लगा लिया। समझ आई बात। लेकिन कार्बन नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास 4 है, 5वां इसने यहां से लिया, 6ठा यहां से लिया। ठीक है, 2 और कम पड़ रहे हैं। अगर समझो तो ऐसा समझ लो, नहीं समझो तो ऐसा समझो, इसको 4 क्या करने थे, बेच लेते, तो 2 इसने पूरे उसको बेच दिए, अब 2 और बेचने पड़ गए। ऐसा समझ सकते हो, या फिर मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो समझ लो। इसके पास 4 है, 5वां यहां से मिल गया, 6ठा यहां से मिल गया, तो अभी भी इसको कितने कम पड़ रहे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओ और सोचो ऐसा क्या एलिमेंट ले लें जिससे इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और अगले वाले का भी हो जाए। तो तुमको एक आइडिया आ जाएगा, सर एक बार और ऑक्सीजन लेते। जैसे एक और ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन अपने बच्चे लाएगा ना साथ में। बाहर वाले रूम में इसके कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले रूम में। ठीक है, तो इसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन इससे करवा दो और एक इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन इससे करवा दो। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन ऐसे होती है। तो कार्बन ने बोला मेरे पास भाई 8 चाहिए थे, 4 तो मेरे पास हैं, 5वां यहां से लिया, 6ठा यहां से लिया, 7वां यहां से लिया, 8वां यहां से लिया और मेरे ऊपर लग गया डबल टिक। ऑक्सीजन ने बोला भाई मेरे पास 6 है, 7वां यहां से लिया, 8वां इलेक्ट्रॉन यहां से लिया और मेरे ऊपर भी क्या लग गया, डबल टिक लग गया। इस तरीके से बच्चों समझ में आया। और इन दोनों में से हल्का कौन है, कार्बन है, क्योंकि कार्बन पहले आता है। ठीक है, और भारी कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पीछे आएगा। अब बताओ कार्बन तुम लोगों ने कितनी ली, एक ही कार्बन ली तो एक ही कार्बन। ऑक्सीजन तुमने कितनी ली, 2 ली तो 2, और इस तरीके से फॉर्मूला क्या बन गया, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। समझ में आया फॉर्मूला अच्छे से। अब सीखो एक बात, एक और चीज समझो। कार्बन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो बॉन्ड कितने बने, डबल बॉन्ड बने, सिंगल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड ये। तो डबल बॉन्ड की रिएक्शन थी, ये कैसी थी, डबल बॉन्ड, मतलब द्विबंध बनाया इसने। कैसे बंध बनाया, द्विबंध। और इंग्लिश वाले क्या कहेंगे इसको, डबल बॉन्ड था। कार्बन ने देखो इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया, इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। इज दैट क्लियर। अगर अपन केमिस्ट्री के अंदर चौथे चैप्टर की बात करें, 4th चैप्टर की बात करें, तो उसकी डायग्राम तो ऐसे बनती है। कार्बन जो है एक बार डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से रिलेटेड है और डबल बॉन्ड के साथ वापस ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो इसका फॉर्मूला ये भी बनता है। और इसका फॉर्मूला जो लिखेंगे एज इट इज ये लिखेंगे CO2। आई होप आपको बहुत अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने भी आ गया होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो आप बचपन से पढ़ते आए हो ना, 2 2 2 कहां से आया, ऐसा आया 2। समझ आ गया बात। केमिस्ट्री का पूरा बेसिक सीखने के बाद अब एक छोटा सा डाउट और कंप्लीट कर लेता हूँ। किसी बच्चों के ये भी मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर हमेशा है ना हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन कुछ भी होता है, इनके पीछे 2 2 2 लगा हुआ क्यों मिलता है, हमेशा O2 मिल जाता है, N2 मिल जाता है, वो C2 मिल जाता है, ऐसा क्यों मिलता है ना। तो ये वाला डाउट भी आपका क्लियर कर देता हूँ। ऐसा इस वजह से हो रहा है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा कोई ना कोई एलिमेंट ढूंढता रहता है, क्योंकि इसको तो रिएक्शन करनी है, तो कोई ना कोई एलिमेंट ढूंढता रहता है। जब उसको कोई एलिमेंट नहीं मिलता तो ये ऑक्सीजन अपने खुद के ही साथ रिएक्शन कर लेता है, नाइट्रोजन अपने खुद के ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, कैसे होता है अब देखो, छोटा सा टॉपिक है, बस खत्म होने वाला है वीडियो। अब बहुत अच्छे से केमिस्ट्री का बेसिक करवा दिया, बस ये पॉइंट और सीख जाओ तो तुम्हारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों देखो, ऑक्सीजन ने बोला भाई मेरे बाहर वाले रूम में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आता है। अपने पास कोई और चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है कि अपन कोई और नया एलिमेंट या मॉलिक्यूल लेके आए। अपने पास सिर्फ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने खुद के ही साथ रिएक्शन कर लेता है। अगर अपने को ऑक्सीजन कहीं खाली लिखनी है, मतलब ओनली ऑक्सीजन लिखना है, ऑक्सीजन के अलावा और कुछ नहीं लिखना है कॉपी के अंदर, तो अपने को O2 लिखना पड़ता है। वो O2 क्यों लिखना पड़ता है, इसका रीजन ये है क्योंकि ऑक्सीजन खाली तो बैठेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो रिएक्शन करता रहेगा। क्योंकि ये क्या क्या चाहता है, ये चाहता है कि मैं अपना अष्टक पूरा रखूं, बाहर वाला ऑक्टेट वाला रूम पूरा रखूं। इस वजह से ऑक्सीजन ने अपने ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली। 1 2 3 4 5 6, हाँ 3 और 3 6। तो ऑक्सीजन ने बाहर वाले रूम के अंदर, इस वाले एलिमेंट के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, इस वाले एलिमेंट में भी, मॉलिक्यूल में भी 6 इलेक्ट्रॉन बाहर थे। इसको कितने चाहिए बच्चों, 2 चाहिए। इसको भी कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो इन दोनों ने बोला कि हम दोनों आपस के अंदर ही रिएक्शन कर लेते हैं। आपस के अंदर रिएक्शन कर ली और इनके क्या हो गए, इसके पास 6 थे, 7वां और 8वां यहाँ से मिल गया, इसने राइट लगा दिया। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 7वां यहाँ से मिल गया, 8वां यहाँ से मिला, तो इसने भी अपने ऊपर क्या लगा दिया, राइट लगा लिया। तो अपन ने ये बोला ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में ही डबल बॉन्ड की रिएक्शन कर लेते हैं। कैसे बॉन्ड की,
डबल बॉन्ड की रिएक्शन कर लेते हैं और अपने को रिजल्ट के अंदर क्या दे देते हैं, O2 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, O2। इस वजह से अपने को O2 लिखना जरूरी पड़ता है। 10th की बोर्ड के अंदर कभी भी ऑक्सीजन अकेला मत लिखना, हमेशा O2 लिखना, बिकॉज ऑक्सीजन अगर अकेला रहेगा, ऑक्सीजन साथ रिएक्शन करके O2 बना देगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी पता है क्या करता है, हाइड्रोजन से ही रिएक्शन कर लेता है और वो अभिक्रिया जो करता है, रिएक्शन जो करता है, वो सिंगल बॉन्ड की करता है। हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से ही अभिक्रिया करेगा ना, सिंगल बॉन्ड की करेगा। ट्राई करके देख लो भले। तो ये भी अपने पीछे क्या लगाता है, H2 लगाता है। हाइड्रोजन भी हमेशा अकेले नहीं रहती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, मतलब नाइट्रोजन अपने ही नाम के साथ रिएक्शन कर लेता है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन करता है। कैसे करता है, देखो नाइट्रोजन के बाहर वाले रूम में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आता है और एक और नाइट्रोजन लेंगे, इसके भी बाहर वाले रूम 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ऊपर वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3, ये जो है ना आपस में रिएक्शन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना। तो 5 ये इलेक्ट्रॉन, छठा यहां से लिया, सातवां यहां से लिया, आठवां यहां से लिया, तो इसने क्या लगा दिया, राइट लगा दिया। 8 हो गए ना, 8 हो गए, 8 का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, अष्टक कंप्लीट, तो इसने राइट लगा दिया। इसने देखा मेरे पास तो भाई 5 है, छठा यहां से लाया, सातवां और आठवां लाया ना, तो इसने ऊपर भी अपने ऊपर क्या लगा दिया, राइट लगा दिया। तो नाइट्रोजन की नाइट्रोजन से रिएक्शन हो गई, लेकिन बॉन्ड कितने बन गए, 1 2 3 बॉन्ड बन गए, है ना। इस वजह से अपन ने बोला नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की होती है, लेकिन फॉर्मूला इसके अंदर क्या लगाएगा, आपने नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल लिए, 1 और 2 ही लिए, 2 ही मॉलिक्यूल लिए ना, तो इस वजह से नाइट्रोजन को भी अकेला नहीं लिख सकते, N2 लिखना जरूरी है। स्पेशली बोर्ड वाले बच्चों, 10th वाले और 12th वाले ध्यान रखोगे, H2 लिखना जरूरी, कभी भी इनको अकेले मत लिखा करो, गलत हो जाता है, ठीक है। कोई बच्चे सिर्फ ऑक्सीजन लिख के छोड़ के आते हैं, नाइट्रोजन लिख के छोड़ के आते हैं, वो सही तरीका नहीं है, तरीका तो है बट सही नहीं है। आप O2 लिखो, H2 लिखो, N2 लिखो, बिकॉज क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन होती है, ठीक है। ये याद रखना, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, और लास्ट 4 बॉन्ड बनता है। 4 बॉन्ड से 5वां बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, याद रखना। वैलेंसी कभी भी 4 नंबर से ज्यादा नहीं आ सकती। तो कार्बन और कार्बन के बीच में भी रिएक्शन हो सकती है ना, तो वो 4 बॉन्ड की एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। 5वां बॉन्ड कभी नहीं बनेगा और 5वीं वैलेंसी भी कभी नहीं आएगी। मैंने बताया ना, वैलेंसी प्लस या माइनस की हो सकती है 1, प्लस माइनस की 2 हो सकती है, प्लस माइनस की 3 हो सकती है, प्लस माइनस की 4 हो सकती है, लेकिन 5 कभी नहीं होगी, ये याद रखना। और तुम्हारी इस तरीके से पूरा बेसिक मैंने केमिस्ट्री का कंप्लीट करवा दिया है। ये टोटली केमिस्ट्री का था बेसिक। चाहे आप 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चे हो, केमिस्ट्री का बेसिक अगर यहाँ से आप कंप्लीट कर ले तो इसके बाद कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी रिएक्शन नहीं बची जो आप समझ नहीं पाओ। तो टोटली ये केमिस्ट्री का बेसिक है। अगर इतना सा आपको आ गया तो सारी की सारी केमिस्ट्री आ गई। और ये टोटली केमिस्ट्री के अंदर जो अभी फिलहाल की 10th बोर्ड के एग्जाम के अंदर जो 10th क्लास के 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 1st 2nd 3rd 4th, वो चारों के चारों चैप्टर मैंने एक साथ शुरू से लेकर लास्ट तक खत्म कर लिया है। रिएक्शन है। अब मैं जब भी 10th क्लास की बुक अभी करवाने जाऊंगा अपने YouTube चैनल के ऊपर, तो पूरी 10th क्लास की बुक के अंदर जो 4 चैप्टर है उसके लिए बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 10th क्लास के और 12th क्लास के आप स्टूडेंट और केमिस्ट्री का बेसिक नहीं आता है तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट अगर हो जाने के बाद आपका कोई भी बेसिक का पॉइंट नहीं बचेगा और केमिस्ट्री का कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको बहुत इजीली समझ नहीं आए। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो।